मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम आपका बिल्कुल नज़दीक ही है, तो अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। साथियों, आपके रिवीज़न के लिए आज लेके आया हूँ मैं कुछ संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चंस, सर्वनाम से और तत्सम तद्भव शब्दों से और बाकी इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो लास्ट टाइम रिवीजन का चल रहा है और आपको पूरे ध्यान से पूरी क्लास करनी है, क्योंकि जो भी चाहे संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे तत्सम तद्भव से रिलेटेड हो या फिर चाहे सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन हो, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और अगर आपने जो भी किए हैं वो तो किए ही हैं, और अगर जिस किसी भाई ने नहीं भी किए हैं तो इस क्लास को ज़रूर देखें। और मुझे पूरी आशा है कि इस क्लास में से क्वेश्चंस आपके ज़रूर फंसेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास बन जाती है ये। और चलिए शुरू करते हैं फिर अपनी आज के इस रिवीजन क्लास को और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है आपका वर्णमाला से, जिसमें कशा, त्रा, ज्ञा वर्णों के बारे में पूछा गया है कि ये कैसे वर्ण हैं आपके, किस में आते हैं। तो इसका जो पहला आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजनों में आते हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अयोगवाह किसे कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और तीसरा क्वेश्चन है, फा और बा किस प्रकार के वर्ण हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी दंतोष्ठ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है। तो ध्वनि जो है वो हमारी भाषा की लघुत्तम इकाई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, लघुत्तम वाक् ध्वनि को कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। मात्रा का क्या अर्थ होता है। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ होता है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, और 7 कहता है बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। बिना अवरोध के उच्चारण होने वाले वर्ण, तो बिना अवरोध के जो उच्चारण होने वाले वर्ण हैं वो स्वर कहलाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन जो होते हैं उन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, व्यंजन की परिभाषा क्या है। तो आगे हमसे व्यंजन की परिभाषा पूछ लिए, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन पूछा गया है आपसे। तो का वर्ग, ता वर्ग और चा वर्ग, ये सभी वर्ग आपके स्पर्श व्यंजन ही कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, का कौन सा व्यंजन है।
तो का जो है हमारा वो कंठ से बोला जाता है, इसलिए कंठ्य व्यंजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? अभी अभी मैंने ऊपर ये क्वेश्चन करवाया है, नीचे भी सेम ही है, क्योंकि का वर्ग जो होता है वो पूरा का पूरा कंठ ही कहलाता है। जब एक वर्ण कंठ होगा तो वर्ग के सभी वर्ण कंठ ही में आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। मतलब होठों की सहायता से कौन सा वर्ण नहीं बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसमें माँ है, पा है, फा है, ये सारे के सारे होस्ट हैं, बस ऑप्शन डी ये होस्ट नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है। तो इसमें मूर्धन्य जो है वो हमारा ट वर्ग है। इसकी ट्रिक तो आपको याद होगी ही, KTM 2, और इधर ये कचट तप यानी का कंठ्य। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 14, व्यंजनों में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है। क्वेश्चन नंबर 14 बी, तो ऑप्शन बी जो है आपका वो महाप्राण है, क्योंकि अल्प प्राण 1, 3, 5 होते हैं और महाप्राण जो है वो 2 और 4 होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। इसमें हमसे संयुक्त व्यंजन के बारे में पूछा जा रहा है। तो संयुक्त व्यंजन जो है हमारे वो कशा, त्रा और जिया, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण नासिक है। तो नासिक का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि 5वां अक्षर नासिक व्यंजन में आता है, किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, चा, छा, जा, झा, अइया, ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी तालव्य। ये सब तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन है। तो अल्प प्राण वर्ण मैंने आपको बताया 1, 3 और 5। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि का 1 और गा 3 और 1, 3, 5 ही होते हैं आपके अल्प प्राण व्यंजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है तालब्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो तालब्य ध्वनियाँ पूछ रहा है 19 में, तो 19 का जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। च, छ, ज, झ, ये तालब्य ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, वर्णमाला में कुल कितने व्यंजनों की संख्या कितनी है। कुल व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है वर्णमाला में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 33 व्यंजन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं। इनमें हमसे घोष वर्णों के बारे में पूछ लिया है क्वेश्चन नंबर 21, और 21 का जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, है ये घोष वर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, और 22 कहता है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं। तो मूल स्वर हमारे 4 होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं। तो महाप्राण जो हैं वो ऑप्शन नंबर ए, यानी ख और घ क्योंकि महाप्राण 2 और 4 होते हैं। नेक्स्ट है वर्णमाला कहते हैं, किसे कहते हैं वर्णमाला।
क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ए क्या कहलाते हैं? तो ये हमारे कंठ तालव्य कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें बोलने के लिए कंठ और तालु दोनों की मदद चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, और 26 कहता है, श और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, अघोष वर्ण कौन सा है? ये स है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, और 29 कहता है, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अकारांत। ठीक है, छोटे आ से एकारांत। जिसके अंत में ए आएगा वो एकारांत, जिसके अंत में बड़ा आएगा वो आकारांत, और जिसके अंत में ई आएगा वो इकारांत। हिंदी वर्णमाला में अंतिम पंचमा अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, पंचमा अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो पंचमा अक्षरों का उच्चारण स्थान जो होता है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुनासिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पर्श व्यंजन है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन 6 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, पै और फै, ये अघोष ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, कषाय वर्ण किसके योग से बना है? तो ये बनता है क और श से, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इसमें आपको व्यंजन ढूंढना है, मतलब कौन सा व्यंजन है। तो ये जियाँ जो है अइयाँ, ये आपका व्यंजन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जा सकती हैं? तो मैंने कहा था स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, उन्हें बोलने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? इनमें से वो ढूंढना है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसको हम तालव्य कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, और 38 है, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो मूर्धन्य ध्वनियाँ हमारी ये हैं,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, कशा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ये हमारी संयुक्त वर्ण के अंदर आती है। आगे है अघोष वर्ण कौन सा है? इसमें अघोष बताना है हमें क्वेश्चन नंबर 40 में, और अघोष है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, और 41 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो अयोगवाह हम किसे कहते हैं? अभी अभी मैंने क्वेश्चन बताया, ये मैंने आपको बताया था अयोगवाह विसर्ग को कहते हैं, यानी जहाँ दो बिंदियाँ आती हैं ऐसे, ये इस तरह से इस तरह से करके दो बिंदियाँ लगा के जो आहा बनाते हैं हम, वो हमारा अयोगवाह में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। 42 कहता है निम्नलिखित में कौन सी पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, और क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, जिया वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ये बना है जय और या से, अय्या से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी शब्दकोश में कशा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये हमारा क के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि क के बाद ही कशा आता है। और कशा जो हमारा बनता है वो आधे क और श से बनता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 46। तो नासिक व्यंजन हमारा अय्या होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, और क्वेश्चन नंबर 47 है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? पहले ध्वनि, ध्वनि से बना शब्द, शब्द से बने पद, और पदों से बने वाक्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है? तो कंठोष्ठ ध्वनि जो है हमारी अ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, या र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, और क्वेश्चन नंबर 50 कहता है निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्पप्राण मैंने बताए थे आपको 1, 3, 5वां वर्ग होता है। पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और 5वां वर्ग अल्पप्राण होते हैं, और दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं।
तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, कै और गै। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 और 51 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसमें हमारे स्वरों की संख्या 13 होती है। वैसे मोस्टली 11 मानी जाती है। अगर 11 नहीं है ऑप्शन में, 13 ही है ऑप्शन, तो आपको 13 लगाना है, वरना आपको 11 ही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? और हमारा अगला क्वेश्चन है 52, कह रहे हैं अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये बात मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि हर वर्ग के पंचमा अक्षर को अनुनासिक कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में ए और आह क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा। तो ये यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे एक बिंदी और होनी चाहिए, अंग। अंग और आह, तो इनको हम अयोगवाह कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 और 54 कहता है निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो आपको पता है खा जो है का के बाद आता है और ये एक व्यंजन है। यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किन ध्वनियों के उच्चारण में कठिनाई होगी? नीचे के होंठ। 55, इसको आप बोल के देखिए ज़रा। अगर आप बा बोलेंगे और नीचे वाला होंठ पकड़ लेंगे तो आप पाएंगे कि आपको साफ साफ सुनना, साफ साफ उच्चारण नहीं कर मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 और 56 कहता है निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख बीवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो बर्तस्य लिखा हुआ है, बर्तस्य को मूर्धा भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? यानी ट वाली लाइन में कौन सा शब्द नहीं आता है? मतलब ये जो 4 शब्द दे रखे हैं, ये कौन सा ऐसा शब्द है इनमें से जो ट वर्ग में नहीं आता? तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये कै ख ग घ में आता है, मतलब का वर्ग में आता है। नेक्स्ट है 58, तालब्य व्यंजन है। तो यहाँ पे तालब्य व्यंजन पूछ रहा है, तो के टी एम 2, टी से आया तालब्य और उधर च वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है 59, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो 59 का जो करेक्ट आंसर होगा कंठ ध्वनियाँ कै ख ही हैं, क्योंकि पहला वर्ग ही कंठ ध्वनियों का है। 60,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, श, से, श और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं ये? तो ये कहलाते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब है इन्हें बोलते टाइम गर्म हवा निकलती है मुंह से, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगला है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक स्वर एक व्यंजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, ई, च, छ, ज, झ, अइयाँ आदि का उच्चारण किससे होता है? तो ये होता है तालव्य से। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों के वर्ण दे रखे हैं जो तालव्य से उच्चारित होते हैं, यानी जिनमें तालु की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण आपको बताना है, तो घोष वर्ण हमारा ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? किसी को पता हो तो आंसर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं 25 होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, जिनमें से 5 को हम कंठ बोलते हैं, 5 को तालु बोलते हैं, 5 को मूर्धन्य बोलते हैं, 5 को दंतव्य बोलते हैं, 5 को ओष्ठ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं वर्ण विच्छेद, यानी एक शब्द को पूरी तरह से खोल के लिखना क्या कहलाता है? तो इसको कहेंगे वर्ण विच्छेद, यानी 65 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है और ये क्वेश्चन मैं 2 बार करवा चुका हूँ आपको अभी अभी, तो बताइए सब लोग। अरे स्वर कहते हैं उसको, क्योंकि स्वर स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण इनमें से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? 68, क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी, ऊ है, ओष्ठ वर्ण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो मैंने अंतस्थ आपको बताया था, या, र, ल, व। 69 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वह सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, त्रय किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो तय और रे के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह किसे कहा जाता है? अयोगवाह। ये क्वेश्चन भी रिपीट है, घुमा के पूछा है बस, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए। चलिए आपका टाइम अप होता है और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है और ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? मैंने पंचमा अक्षर की बात बताई थी, वही होते हैं अनुनासिक। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
वर्ग के पंचमा अक्षर को अनुनासिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन से हैं? मैंने आपको बताया है अल्पप्राण 1, 3, 5। तो 73 का क्या करेक्ट आंसर होगा? बी, क्योंकि तीसरे नंबर पे आता है गा। का वर्ग का तीसरा वर्ण है गा। व्यंजन। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 74, 2 प्रकार के, लघु और दीर्घ। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो वो होते हैं प्लुत, जिनमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो कौन सा होगा करेक्ट आंसर 75 का? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो मैंने आपको बताया इधर के टी एम 2 और इधर कचट तप। तो च दूसरे वर्ग में आ गया। दूसरे को क्या कहते हैं? तालु। ठीक है, तो तालब में आएगा। क्वेश्चन नंबर 76, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 77, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है? अरे भाई दीर्घ, बड़ी। छोटी ई से बड़ी को बोलने में ज़्यादा समय लगता है, तो दीर्घ बड़ी हुई। नेक्स्ट है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की, शब्द को माना जाएगा या वर्ण को? भाषा की इकाई पूछे तो शब्द आएगा। नेक्स्ट है 79, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? यानी छोटे स्वर कितने होते हैं? वो लघु वाले स्वर, लघु स्वरों की संख्या पूछ रहा है, कितनी होती है? तो लघु स्वरों की संख्या हमारी होती है 4। ऑप्शन नंबर बी, छोटा बड़ा छोटी छोटा ऊ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, और 80th क्वेश्चन है, प्लुत स्वर कौन सा है? इनमें प्लुत कौन सा है? तो प्लुत स्वर आपका जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो ज़्यादातर संस्कृत में यूज़ किए जाते हैं। तो ये आपका हो गया प्लुत स्वर। स्वर किसका भेद है? 81, क्वेश्चन नंबर 81, स्वर किसका भेद है? समास का, संधि का, वर्ण का, लिंग का? तो ये हमारे वर्ण के भेद होते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्णमाला से रिलेटेड 80-81 क्वेश्चंस, और उम्मीद है कि आपको जो भी क्वेश्चन है वो इन्हीं में से देखने को मिल जाए। और अब बात करते हैं तत्सम तद्भव की। पहले मैं कुछ शब्द आपको पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ, उसके बाद में इससे रिलेटेड भी 20-25 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहला है अग्नि, जो तत्सम है, इसका तद्भव होता है आग। दूसरा अंधकार का तद्भव अंधेरा। अस्थि का तद्भव जो होगा वो हड्डी होगा। अर्ध का आधा। अश्रु का आंसू। उदय का आज। अग्र का आगे। आम्र का आम। आश्रय का आसरा। आश्चर्य का अचरज। उज्ज्वल का उजला। उल्लूक का उल्लू। ओष्ठ का ओठ। उच्च का ऊंचा। ऐसे ही क्षीर को खीर कर देते हैं। ये कषा जो है वो खा में बदल जाता है तद्भव बनाते टाइम। क्षेत्र को खेत कहते हैं। गर्दभ को गधा कहते हैं। ग्राम को गांव। ग्रंथि को गांठ। ग्राहक को गाहक। नासिका को नाक। घृत को घी। कार्य को काज। पत्र का पत्ता होता है तद्भव। कूप का कुआं होता है तद्भव। दंत का दांत होता है। दधी का दही होता है।
योगी का जोगी होता है, निंद्रा का नींद होता है, नृत्य का नाच होता है, नव का नया होता है, नग्न का नंगा होता है, पक्षी का पंछी होता है, और पृष्ठ का पीठ होता है, प्रस्तर का पत्थर, प्रहर का पहर, प्रयक का पलंग, बाहु का बाह, बिंदु का बूंद, भिक्षा का भीख, सर्प का सांप, सौभाग्य का सुहाग, रात्रि का रात, लक्ष्य का लाख, बानर का बंदर, वार्ता का बात, शर्करा का शक्कर, सत्य का सच, स्नेह का नेह, अंक का आँख, अष्ट का आठ, अघोर का औघड़, कर्पूर का कपूर, काष्ठ का काठ, जीवा का जीव, उज्ज्वल का उजला, पृष्ठ का पीठ, स्वर्ण का सोना। इसी तरह से कुछ और भी हैं। अट्टालिका अटारी को कहते हैं। घोटक का तद्भव घोड़ा, चर्म का तद्भव चाम, चूर्ण का चून, छिद्र का छेद, छत्र का दाता, भाह का भाई, चंद्र का चांद, अमूल्य का अमोल, कुठार का कुल्हाड़ी, कर्म का काम, दुर्बल का दुबला, धैर्य का धीरज, रत्न का रतन, भ्रमर का भौरा, भगनी का बहन, मस्तक का माथा, मयूर का मोर, मुख का मुंह, मक्षिका का मक्खी, मित्र का मीत, मृत्तिका का मिट्टी, मिष्ट का मीठा, मृत्यु का मौत, तपस्वी का तापसी, स्तन का थन, हस्त का हाथ, काक का कौआ, लज्जा का लाज, बधू का बहू, बाष्प का भाप, विवाह का ब्याह और ससुर का ससुर, सप्त का सात, हस्ती का हाथी, चंद्र का चांद, ऊर्ण का ऊन, कंपन का कांपना, कज्जल का काजल, खरजूर का खजूर, दुग्ध का दूध, पंख का पांख, ज्येष्ठ का जेठ, लोहा का लोहा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला है, उद्गम के आधार पर निम्न में से कौन सा शब्द भेद नहीं है? तत्सम भी होते हैं, तद्भव भी होते हैं, रूढ़ भी होते हैं, विदेशी भी होते हैं, लेकिन ये उद्गम के आधार पर पूछ रहा है। तो उद्गम के आधार पर आपका रूढ़ शब्द नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? तो तत्सम शब्दों का जो मूल स्रोत है वो है आपकी संस्कृत भाषा, यानी संस्कृत में जिस तरह से शब्द लिखे जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन रूढ़ शब्द है? तो इसका जो ऑप्शन होगा सी सही होगा, नाक रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द उन्हें कहते हैं जिसको अलग अलग करके कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे ना और का को अलग कर दें तो इसका कोई अर्थ नहीं बनेगा, इसीलिए इसे रूढ़ शब्द कहते हैं, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन शब्द रूढ़ है? इसमें भी रूढ़ शब्द पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसका पेट जो है ये रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में कौन योग रूढ़ है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, ये योग रूढ़ है। निम्नलिखित में कौन योग रूढ़ है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसका होगा योद्धा, असुर, दशानन, ये होगा आपका योग रूढ़। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, लक्ष्य का तद्भव बताना है हमें, यानी लक्ष्य जो है वो तत्सम है और इसका हमें तद्भव बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो लक्ष्य होता है उसका तद्भव होता है लाख। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊँट का तत्सम शब्द बताना है। तो ऊँट को क्या कहते हैं? ओस्ट, अभी अभी तो पढ़ा है। बादल का तत्सम शब्द बताना है, बादल तद्भव है, इसका तत्सम बताना है, तो वो होगा वारिद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 याद रखिएगा इसको।
नेक्स्ट है कंधा का तत्सम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कंधा का स्कंद होता है। केला का तत्सम शब्द, केला को कदली कहते हैं। उल्लू को क्या कहते हैं, उल्लू को कहते हैं उल्लू, अभी तो पढ़ाया है। कांक का तद्भव शब्द क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कुम्हार, कुंभकार को कहते हैं। और तेरा कांक किसे कहते हैं, काग यानी कौवे को। इनमें से कौन सा शब्द देशज है। क्वेश्चन नंबर 15, देशज शब्द उन्हें कहते हैं जो हमारे किसी आ, हमारे चारों ओर का जो कोई लोकल जगह होती है, कोई स्थान होता है, मतलब स्थानिक शब्द कह सकते हैं इसे। किसी एक विशेष स्थान पर बोले जाने वाला शब्द देशज शब्दों में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको देशज शब्द पूछा गया है, तो देशज शब्द इसमें गोंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, पुलिस किस वर्ग का शब्द है। पुलिस शब्द किस वर्ग का है, तो ये है हमारा विदेशी शब्द। दंत धावन के विकसित तद्भव शब्द क्या होगा। दंत धावन को, ये जो हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा। इसको तद्भव दांतोन कहते हैं। श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। श्यामल जो आपका तत्सम है, इसका तद्भव पूछा जा रहा है, तो सांवले को कहते हैं श्यामल। क्वेश्चन नंबर 19 है विस्टा का तद्भव शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बीट। और क्वेश्चन नंबर 20 है योग रूढ़ शब्द का अर्थ है। तो योग रूढ़ शब्द का जो सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरागत अर्थ बताए, उसे कहते हैं योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, शब्द किसे कहते हैं। अब आपसे शब्द की परिभाषा पूछ ली गई है, तो शब्द हम एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण के समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण का आधार है, तो रचना के आधार पे भी होते हैं, उद्गम के आधार पे भी होते हैं, और अर्थ के आधार पर भी शब्द होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द बताना है आपको, इसमें से कौन सा है। लोहा है, जन्म है, लवण है, विस्फोट है। ये ए होगा। कौन तद्भव शब्द है। तद्भव क्योंकि इसका तत्सम लोहो होता है, लोहो, उसमें आ की मात्रा नहीं लगती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है। इनमें भी तद्भव पूछना है, तो तद्भव आपका ऑप्शन नंबर बी मुंह, क्योंकि मुख होता है इसका तत्सम। निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है। इसमें भी आपको तद्भव शब्द ही बताना है, तो पड़ोसी, बहु, गोधूम, शहीद। इसमें बहु जो होगा वो आपका तद्भव होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। इसमें भी तद्भव शब्द पूछा गया है, तो इसका जो होगा बादल, क्योंकि बारिद कहते हैं संस्कृत में। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है। विषम मतलब
इसके आगे रस्सी तद्भव है या तत्सम है ये बताना है। लीची कौन सा शब्द है, सरकारी कौन सा है और पुरोहित कौन सा है। तो इसमें एक गलत है दिया हुआ, तो बताना है कि आपको 27 का कौन सा आंसर है। ये रस्सी ना तो हमारा तत्सम है ना तद्भव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अभिधेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध किससे है। तो अभिधेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध किससे है, क्वेश्चन नंबर 28। और 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से है। नेक्स्ट है 29। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं यौगिक शब्द। अब पूछ रहा है अव्यय के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा अव्यय है। तो 30 सजल धीरे धीरे ये अव्यय है, क्योंकि ये कभी भी लिंग वचन कारक के आधार पे नहीं बदला जाएगा, ये हमेशा यही होगा। चाहे आप ये कह लीजिए लिंग बदल के देख लीजिए, लड़की धीरे धीरे चलती है, और अगर लिंग में बदल दूं लड़का कर दूं तब भी धीरे धीरे ही लिखा जाएगा। तो ऐसे शब्द जो कभी बदलते नहीं हैं लिंग वचन काल कारक के आधार पे उन्हें अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द है। पत्र में अगर हमसे कोई बड़ा है तो उसके लिए क्या संबोधन शब्द लगेगा। प्रिय महोदय, क्योंकि यहाँ पर ये नॉन प्रोफेशनल पत्र की बात कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। सदा शब्द क्या है। तो सदा भी एक अव्यय है, इसको भी आप अपने लिंग वचन या काल कारक के आधार पर चेंज करके देख सकते हैं, ये चेंज नहीं होगा, सदा हमेशा ऐसा ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से अव्यय शब्द कौन सा है। भेद नहीं है अव्यय का। कौन सा विचारादि बोधक अव्यय होता है, भावादि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। तो इसमें 34 का मुझे तो ऑप्शन नंबर ए लग रहा है, आप लोग बताइए कौन सा है। इसका ए ही करेक्ट आंसर है। हल्दी का तत्सम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। हल्दी को हरिद्रा कहते हैं तत्सम। बखान का तत्सम शब्द क्या होगा। बखान कहते हैं व्याख्यान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। और 37 है निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। नृत्य को नाच कहते हैं, चक्षु को आँख कहते हैं, श्रृंगार को सिंगार कहते हैं, दधी को दही कहते हैं। कौन सा शब्द इसमें से गलत है। मुझे तो ऑप्शन नंबर बी लग रहा है 37, आप लोग बताइएगा। चक्षु, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। 38 का क्वेश्चन, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। गो मैं, ये तद्भव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। अब 39 में आपसे पूछ रहा है कौन सा तद्भव है। तो 39 में मधु, भ्रमर, मधुकर और भंवरा, ये आपका तद्भव है। नेक्स्ट है गेहूं का तत्सम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 40 गेहूं का तत्सम पूछ रहा है आपसे क्या होता है। तो गेहूं का तत्सम बताइएगा क्या होता है। गेहूं को गोधूम कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। घृत भी है, दूध दुग्ध भी है, अतिन भी है, आंसू। आंसू नहीं है, क्योंकि आंसू का तत्सम जो होता है वो अश्रु होता है। तो 41 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन
तत्सम शब्द है, इसमें तत्सम पूछा जा रहा है। सींग है, डंडा है, छेद है, विवाह है। विवाह का तद्भव क्या होता है? व्याह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 42 का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो इसमें हमें तत्सम बताना है 43 में। तो उल्लास, ये हमारा तत्सम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? 44 का ऑप्शन जो है वो बी, अग्र, क्योंकि इसका तद्भव आगे होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें आपको तद्भव शब्द बताना है, कौन सा है 45 में। ऑप्शन नंबर बी, प्यास। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 46 में आपको तत्सम शब्द बताना है अटारी निकृष्ट, यही है तत्सम, क्योंकि अटारी का अट्टालिका होता है। और प्रस्तर का तद्भव बताना है, तो प्रस्तर का तद्भव मैंने आपको बताया था पत्थर होता है। ऑप्शन बी 47 का। नेक्स्ट है 48, इलायची का तत्सम एला होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या होता है? साक्षी होता है, साखी। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? क्वेश्चन नंबर 50, तो इसका जो है ए, प्रिय, ये तत्सम है, बाकी इसका तद्भव प्यारा होता है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? 51 में भी आपको तत्सम शब्द बताना है, कौन सा है? तो 51 में जो आपका तत्सम है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र, क्योंकि इसको तद्भव खेत होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, इसमें तत्सम शब्द को पहचानना है। तो कुक्कुर जो है वो हमारा तत्सम है। नेक्स्ट है 53, इसमें भी आपको तत्सम बताना है, कौन सा है तत्सम शब्द इसमें? तो इसमें शोभन जो है वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है 54, इसमें भी आपको तत्सम नहीं यानी तद्भव बताना है। 54 में कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, सोता। नेक्स्ट है 54, निम्नलिखित, नहीं सॉरी 54 यार, ऊंची। ऊंची शब्द जो है आपका तत्सम नहीं है, मतलब ये तद्भव है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे तत्सम नहीं यानी तद्भव पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा तद्भव 4। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें भी आपसे तद्भव पूछा गया है। तो इसका जीव जो है वो तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। इसमें भी आपको तद्भव ही बताना है 57 में। तो आलस, क्योंकि इसका तत्सम आलस्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? 58 में पत्ता, क्योंकि पत्र होता है इसका तत्सम। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? उत्पत्ति के आधार पे कौन सा शब्द नहीं होता है?
तो उत्पत्ति के आधार पर जो होता है वो यौगिक नहीं होता है। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सब उत्पत्ति के आधार पर होते हैं, लेकिन आपका यौगिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60। अहेर शब्द का तत्सम रूप बताना है। तो अहेर कहते हैं, किसको कहते हैं? अहेर कहते हैं आखेट को, यानी हाँकने को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यानी इसमें भी आपको तद्भव के बारे में बताना है। 61 में तद्भव शब्द कौन सा है, ज़रा फटाफट से देखिएगा। उपखान, 61, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 62। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑप्शन नंबर सी, जीव जो है तद्भव है, अभी अभी कराया मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी इसमें तत्सम पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 63 में। तो इसका तत्सम दीपावली होगा, क्योंकि दिवाली होता है तद्भव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? वत्स, परख, ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। 65 है टकसाल का तत्सम रूप टंकशाला होता है। नेक्स्ट है खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? 66, ऑप्शन नंबर क्षेत्रित, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? गड़बड़ घोटाला 67, तो ये देशज शब्द है, हम लोकल स्थानों पे बोलते हैं गड़बड़ घोटाला। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। तद्भव एवं उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? यानी तत्सम, तद्भव, तद्भव में इन चारों ऑप्शंस में से एक गलत है। सही तत्सम या सही तद्भव नहीं दिया है। वो है आंत अंत्र, अंत्र नहीं होता, आंत्र होता है। नेक्स्ट है लाश शब्द किस मूल भाषा का है? लाश किस मूल भाषा से आया है? लाश ये हमारा तुर्की भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटिए। इसमें यौगिक शब्द छांटना है क्वेश्चन नंबर 70। तो इसमें गोपाल जो है हमारा यौगिक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 71। इसमें योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ छांटना है क्वेश्चन नंबर 71 में। तो योगरूढ़ हमारा चक्रपाणी है, दो शब्दों का जोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशज है? तो विदेशज शब्द छांटना है हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 72, और विदेशज है हमारा रिक्शा। नेक्स्ट है 73। वकील जैसे रिक्शा हिंदी में भी रिक्शा कहते हैं और इंग्लिश में भी रिक्शा कहते हैं, तो ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, लेकिन लिखते इसको हिंदी में भी रिक्शा ही है। तो इसीलिए अंग्रेजी भाषा विदेश की है, इसीलिए इसको विदेशज शब्द बोलते हैं। और क्वेश्चन है 73। वकील, वकील हमारा अरबी भाषा का शब्द है। इसके बाद आगे के क्वेश्चनों के लिए निर्देश आपको दे रखे हैं।
निम्नलिखित शब्दों में कौन कौन सा शब्द तत्सम है, ये हमें बताना है। 74 के 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें कौन सा शब्द तत्सम है वो हमें बताना है। तो 74 में गात्र, ये हमारा तत्सम है। 75 में लोमश, ये हमारा तत्सम है। 76 में धैर्य, ये हमारा तत्सम है। और 77 में याचक, ये हमारा तत्सम है। चलते हैं 78 की तरफ। 78 में फाल्गुन, क्योंकि तत्व इसका फागुन होता है। और 79 में चंचू, ये हमारा तत्सम है। आगे के क्वेश्चन के लिए फिर निर्देश दिए हुए हैं आपको। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, यानी इसमें देशज शब्द छांटने हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में हमारा जो देशज है वो है भीड़ भाड़। देशज मतलब वही स्थानीय शब्द। और 81 में जो हमारा है वो है इत्यादि। सॉरी, 81 में गड़बड़। 82 में है हमारा घर घर। और 83 में सर सर। आगे चलते हैं। 84 में जो हमारा है वो ऊट पटांग। और 85 में जो हमारा देशज शब्द है वो है गल्प। आगे के लिए निर्देश अलग दे रखे हैं, इसमें हमें तत्भव छांटना है। तो 86 जो है हमारा, उसमें तद्भव कौन सा है, मुझे तो यही लग रहा है, झंझट। 87 में नीलम, ये हमारा तद्भव है। और 88 में जो हमारा तद्भव है वो है दुरुस्त। और 89 में जो है हमारा वो मोर है। ऐसे ही 90th क्वेश्चन है, इसमें भी हमें तद्भव बताना है। नाइन्टियथ में पगहा। 91 के लिए निर्देश हमें और दे रखे हैं, इसमें हमें विदेशज यानी जो विदेश से लिए गए हैं वो बताने हैं। तो 91 है जो हमारा वो डांडी, क्योंकि डांडी को इंग्लिश में भी डांडी लिखते हैं, हिंदी में भी। डांडी मार्च से सुना ही होगा आपने। नेक्स्ट है 92। और 92 में हमारा उर्दू, ये हमारा विदेशज शब्द है, फारस से लिया गया है। और 93 क्वेश्चन में जो आराम है हमारा, ये भी हमारा विदेशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 94,
94 में ऑप्शन नंबर बी आफत, ये हमारा विदेशज है। और 95 में नीलम, ये भी हमारा विदेशज है। नक्षत्र, नेत्र, ये सब हमारे संस्कृत से यानी तत्सम शब्द हैं। और 96 में जो होगा हमारा चंदन, चश्मा, ये चश्मा हमारा विदेशी शब्द होगा। और 97 में संयम है, समीर है, समन, समन होगा हमारा विदेशी शब्द, क्योंकि कोट से समन आते हैं। ठीक है, वो समन इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखते हैं, हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं। ज़रूरी नहीं है हर विदेशी शब्द को इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम लिखें, लेकिन मोस्टली ये पहचान है। अगर कोई शब्द आपको ऐसा मिलता है जहाँ इंग्लिश हिंदी एक ही हो, तो वहाँ आप आंखें बंद करके विदेशज लगा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। और 98 में जो हमारा तांडव, तंत्र, तीर्थ या तोप, ये हमारा विदेशज है। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन तत्सम तद्भव का 99th क्वेश्चन। और 99th में जो हमारा अंतर्धान, अंक, औरत, औरत शब्द जो है हमारा विदेशज है। ठीक है, तो ये हमारी थी तत्सम तद्भव की बात। और अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा संज्ञा से। संज्ञा के भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा देना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। कुंज में कौन सी संज्ञा है? तो कुंज किसे कहते हैं? घर को। ठीक है, और इसमें समूहवाचक संज्ञा होती है। कुंज, ग्रुप को भी कहते हैं कुंज। और कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। कोयला में कौन सी संज्ञा है? तो कोयला, कोयला एक जैसे, मतलब एक कोयले जैसा और भी होते हैं, तो उसमें जातिवाचक आ जाती है कोयला। ठीक है, सोना चांदी में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। सोना चांदी में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि जितने मेटल वगैरह हैं वो द्रव्यवाचक में आते हैं। और चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे अपने। सुंदरता में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? तो सुंदरता में भाववाचक है, क्योंकि सुंदरता किसी की छुई नहीं जा सकती, पकड़ा नहीं सकते। वो सिर्फ एक भाव है कि ये इंसान बहुत सुंदर है या बदसूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? 5 में पूछा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिसके जैसा कोई और नहीं होता है। तो ये महेंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, स्पेशली नाम जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार, सतत्व, दत्त, ये शब्द कौन सी संज्ञा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 बचपन, ये जो है हमारी भाववाचक संज्ञा आएंगी। बचपन क्या होता है? पकड़ सकते हो बचपन को? कोई चीज़ होती है, कोई ईंट होती है, पत्थर होती है, पत्ता होता है, कोई नहीं होता ना, सिर्फ फील ही तो कर सकते हैं बचपन। वैसे बहुत बहुत बड़े बच्चे जो होते हैं जिनका दिमाग नहीं बढ़ पाता, तो भी हम कहते हैं कि बचपना नहीं गया है इसका। तो बचपन मतलब भाववाचक संज्ञा। ठीक है, वहाँ से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। जिस संज्ञा को किसी वस्तु के धर्म, गुण अथवा अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा कहते हैं इसको। कोई दुख, कोई सुख, कोई गुण की बात हो तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है बहन, ये जातिवाचक में आएगा। 9 है किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं?
तो ये कहलाते हैं हमारे संज्ञा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध होता है? एक जाति का बोध होता है, जैसे कलम की जैसी और कलम, या कमल के जैसे और कमल, या चारपाई के जैसी और चारपाई भी होती हैं। ठीक है, तो इस तरह के शब्द जो हैं वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, जो पूरी एक जाति का बोध कराते हैं, और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा आदमी की जाति का बोध कराता है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? नीचे पूछा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। व्यक्तिवाचक जहाँ स्पेशली किसी का नाम आ जाए। ठीक है, गंगा एक नाम है, पटना एक शहर का नाम है, रामायण एक ग्रंथ का नाम है। बचा कौन? औरत। औरत के जैसी और भी औरत होती हैं, तो औरत जो है वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? लोहा भी द्रव्यवाचक, तेल भी और दूध भी। बस घड़ी जो है हमारी वो क्वेश्चन नंबर 12, घड़ी द्रव्यवाचक में नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? ये जो वाक्य दिया हुआ है हमें, ऑप्शंस चारों, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह जो शब्द दिया हुआ है ये क्या है हमारा? तो ये है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की एक पहचान है, जब किसी सर्वनाम शब्द के ठीक बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाता है, जैसे घोड़ा, ये हमारी जातिवाचक संज्ञा आ गई, और उससे पहले यह हमारा सर्वनाम हो गया। तो जहाँ भी ऐसी कंडीशन होगी जहाँ सर्वनाम के बाद संज्ञा आएगी वहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक, मिठाई, लड़ाई, चतुराई, उतराई। तो इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए, मिठाई, क्योंकि मिठाई के जैसी और भी मिठाइयाँ होती हैं। तो मिठाई जो है हमारी ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई को हम छू भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय है, यमुना है, पहाड़ है, आम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन है सी, यमुना। ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यमुना एक नदी का नाम है। अगर नदी आता तो वो जातिवाचक में जाता, लेकिन क्योंकि नाम आया है नदी का तो व्यक्तिवाचक में जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसमें हमें भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो भाववाचक संज्ञा जो है हमारी वो शत्रुता है, केवल एक भाव ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? 17 में व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछी है तो मांडवी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, नदी का नाम आ गया मांडवी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? भाव, कौन सा भाव है? नदी, मोहन, हरियाली। हरियाली और अयोध्या। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि हरियाली भी एक भाव है, उसे आप छू नहीं सकते। पेड़ को छू सकते हैं, झाड़ झंकाड़ को छू सकते हैं, लेकिन हरियाली को नहीं छू सकते। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द
पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाएगा? तो पुरुषवाचक सर्वनाम पूछ रहा है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा हमारा हम। ठीक है, 3 तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। शब्द में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा भी हमारी बहुवाचक संज्ञा होगी। 20 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो ये आएंगे हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? इसमें पूछा गया संज्ञा कौन सा शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 22 सी, क्रोध, हमारी भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा की रूप रचना के आधार पर सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, लिंग, वचन और कारक, उपसर्ग, प्रत्यक्ष और संधि, संधि समास और प्रत्यय। संज्ञा की रूप रचना के आधार पर मतलब संज्ञा के कितने रूप होते हैं रचना के आधार पर, तो वो बताना है हमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, लिंग, वचन और कारक। नेक्स्ट है 24। धिक्कार शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? धिक्कार, तो ये भी हमारा भाववाचक के अंतर्गत जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और 25 कहता है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? डकैती, ये हमारी भाववाचक में जाएगी। बाकी स्वतंत्रता दिवस एक नाम दे दिया, ये भी व्यक्तिवाचक में जाएगा। मंगलवार भी व्यक्तिवाचक में जाएगा और पानीपत का प्रथम युद्ध वो भी व्यक्तिवाचक में जाएगा, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध एक ही हुआ है, दूसरा नहीं हुआ है कोई। मतलब युद्ध हुआ है लेकिन उसका नाम दूसरा युद्ध है। प्रथम युद्ध सिर्फ एक ही युद्ध को नाम दिया गया है प्रथम। ठीक है, पानीपत के पहले वाले को। तो ये थे हमारे संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चंस। और अब लास्ट में जो है हमारे कुछ सर्वनाम से रिलेटेड शब्द हैं, क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी निपटा देते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं बाइंड अप करेंगे। लगभग 20-25 क्वेश्चंस इसके भी हैं, तो बस 2-4 मिनट और, उसके बाद में आज की क्लास को यहीं बाइंड अप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हम क्या है? तो हम जो है एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, यह कौन सा सर्वनाम है? यह, तो यह जो है हमारा वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। तू, तुम, आप, यदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो तू, तुम, ये सब जो है हमारे मध्यम पुरुष में जाएंगे, क्योंकि उत्तम पुरुष वो होते हैं जो बात करता है यानी वक्ता, मध्यम पुरुष जिससे कहा जाता है, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाती है उसको कहते हैं अन्य पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम छांटे। तो क्वेश्चन 5 में जो है हमारा वह, ये एक सर्वनाम है, यह वह सब सर्वनाम होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? मैं भी है, आप भी है, वे भी है, लेकिन कोई हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के तहत आता है।
ठीक है, तो 6 का ऑप्शन नंबर हो गया ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? क्या, इधर, कौन, कुछ, इनमें से बताना है कौन सा सर्वनाम नहीं है। तो इसमें इधर जो है ये हमारा सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जहाँ प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रश्न पूछने के लिए हम कौन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कौन जो है हमारा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं कुछ 9 है, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। कुछ, तो कुछ जो है हमारा अनिश्चयवाचक है क्योंकि निश्चित नहीं है कितनी पुस्तकें हैं। ठीक है, तो 9th का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। यहाँ आ गया किसका। ठीक है, तो ये किसका जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कुछ खा लो, इस वाक्य में कुछ कैसा सर्वनाम है? तो ये भी अनिश्चयवाचक है। कुछ खाने को कह रहा है, क्या खाने को कह रहा है ये नहीं पता, कुछ भी खा लो। ठीक है, तो 11 का सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो कौन आया है, इस वाक्य में कौन कैसा सर्वनाम है? कौन भी एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो नहीं, कौन है, कौन प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मैं स्वयं आ जाऊंगा। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है ये पूछा गया है। स्वयं, तो स्वयं है, अपने आप है, इस तरह के शब्द जो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं जो अपने लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, यह राम का घर है, इस वाक्य में यह कैसा सर्वनाम है? तो यह निश्चित कर रहा है कि यह वाला घर जो है वो राम का है, तो निश्चित करेगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो 14 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 15, आप मेरे घर अवश्य पधारें, इस वाक्य में आप किस पुरुष में हैं? तो ये हमारा जो है वो मध्यम पुरुष में आएगा, क्योंकि आप हम यहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, जिससे हम बात कर रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिससे बात की जाती है उसको हम मध्यम पुरुष में रखते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं उसे अन्य पुरुष में रखते हैं, और जो बात करता है या कहता है उसे उत्तम पुरुष में रखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पूछ रहा है निम्नलिखित किस वाक्य में अन्य पुरुष का प्रयोग किया गया है? तो वे पढ़ रहे हैं, वे मतलब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो तीसरा व्यक्ति जहाँ भी आ जाएगा वो अन्य पुरुष में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है? उत्तम यानी जो बात को कहता है। तो वाक्य पढ़िए, तुम कहाँ जा रहे हो? आज मेरे घर में पूजा है, बच्चा रो रहा है, उसे भूख लगी है। आज मेरे घर में। ठीक है, तो 17 का जो ऑप्शन होगा बी, क्योंकि अपने घर की बात कर रहा है, जो बोल रहा है वो अपने ही घर की बात कर रहा है, तो इसमें उत्तम पुरुषवाचक आ जाएगा। नेक्स्ट 18 है, राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे। तो किसके बारे में बात की जा रही है?
मध्यम पुरुष यानी जिससे बात की जाती है। तो राजेंद्र बाबू के लिए कह रहे हैं आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे, तो इसलिए मध्यम पुरुष में जाएगा। अगला है जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले उसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर कौन से शब्द यूज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सर्वनाम। क्योंकि सर्वनाम की परिभाषा भी यही है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक मतलब कौन, ऐसे शब्द जिनसे हम किसी भी प्रश्न की शुरुआत करते हैं तो वो है कौन। जैसे कौन से हम प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी किसी चीज़ को जो निश्चित करता है। तो क्या भी निश्चित नहीं कर रहा, कोई भी निश्चित नहीं कर रहा, कहाँ भी नहीं कर रहा, तो बचा कौन सा ऑप्शन बी, यह है निश्चित कर रहा है किसी चीज़ को, तो ये हमारा निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह दूसरे शब्द का प्रयोग करते हों तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है। तो ये भी वही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया इसने फिर। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी यानी सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो पुरुषवाचक के अंतर्गत हम हमको रख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 मैं अपने आप काम कर लूँगा। यहाँ अपने आप के लिए ही कह रहा है कि मैं अपने आप काम कर लूँगा, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा निजवाचक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। तो इसमें तेरे को मेरे को जिस वाक्य में भी हो आप आंखें बंद करके उसको अशुद्ध कर दीजिएगा, ठीक है। जहाँ भी मेरे को तेरे को इस तरह की बात होगी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो बी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 ये भोजन मैं स्वयं कर लूँगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ भी स्वयं की बात हो रही है यानी खुद की बात हो रही है, तो यहाँ भी निजवाचक सर्वनाम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 आप चले जाइए, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। आप यानी किसी दूसरे जिसको हम बोल रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं, उसी को जाने को कह रहे हैं, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है सर्वनाम से वो है तुमको कौन सा कमरा पसंद है। कौन की बात आ रही है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात आ रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर अच्छा यहाँ कौन सा कमरा, यहाँ प्रश्न भी तो पूछ रहा है। वैसे तो कौन क्या अनिश्चयवाचक में आते हैं, लेकिन यहाँ कमरे की बात कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है किसी से कौन सा कमरा पसंद है, तो हम इसको प्रश्नवाचक में भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम में ही रखेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो अगर क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास को आप 1-2 बार और देखेंगे तो डेफ़िनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे।
तो आज का क्लास बस यहीं तक। बाकी अगर कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन अप करें, और मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारियों में व्यस्त रहिए। ओके, बाय।